हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10 मैथ्स का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज में हम लोग चैप्टर 3 का है ना ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एक नंबर के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन को हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे। आइए, तो पहला क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, टू लाइन are represented by the equations a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ठीक है, इफ हमारे पास दिया हुआ है कि अगर a1 by a2 is not equal to b1 upon b2, अगर ये बराबर ना होता हो, ठीक है, अगर ये बराबर ना होता हो ऐसा, तो आपका ग्राफ जो इसका होगा वो किस प्रकार से होगा। देखिए, तो आप पढ़े हो, आप पहले पढ़ रखे हो, क्या पढ़ा है आपने। देखिए, आपने पढ़ा है कि अगर इस तरह से अगर आपका इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो होता है, हमारे लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म यह इसी प्रकार से होता है, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, देखिए अगर आपका a1 अपॉन a2, तीन केसेस होते हैं, तीनों देखिए ध्यान से। अगर आपका नॉट इक्वल टू, है ना, b1 अपॉन b2 होता है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, ये आपका जो दो लाइन का इक्वेशन है वो दोनों लाइन क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। और इंटरसेक्ट करेगा मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब यह हो गया कि आपका एक x का वैल्यू होगा और एक y का वैल्यू आपका निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरा केस आपके पास है कि अगर a1 अपॉन a2 ये बराबर हो गया, है ना, ये बराबर हो गया b1 अपॉन b2 का, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो मान लीजिए तीसरा केस हमारे पास आएगा c1 अपॉन c2। अगर ये बराबर नहीं हुआ, मतलब अगर a1 अपॉन a2 बराबर हो गया b1 अपॉन b2 का, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं हुआ, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो दोनों लाइन आपका होता है वो पैरेलल हो जाता है। ऐसा, ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाता है, और अगर पैरेलल होगा तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पे क्या था, ये यूनिक सॉल्यूशन था आपका, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। ये आपका हो गया नो सॉल्यूशन। और अब तीसरा केस ऐसा आ सकता है कि हमारा a1 अपॉन a2 बराबर हो गया b1 अपॉन b2 का, और अगर ये भी बराबर हो गया c1 अपॉन c2 का, अगर तीनों का रेशियो अगर बराबर हो जाता है, ठीक है, तब आपके पास क्या होता है, तब आपके पास ऐसे केस में क्या होता है कि जो दो इक्वेशन होते हैं ना, वो दोनों इक्वेशन सेम ही होता है, ठीक है, सेम ही होता है। अगर पहला अगर इस तरह से अगर आपका बन रहा है तो दूसरा लाइन भी जो बनेगा इसी के ऊपर बन जाएगा, मतलब कोइंसाइड हो जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग कोइंसाइड, है ना, मतलब एक के ऊपर एक हो गया, ओवरलैप हो गया, ठीक है। तो कोइंसाइड में हो गया तो सारे पॉइंट्स मिल गया, सारा पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, सारे पॉइंट्स मिल जा रहे हैं, तो इसका बहुत सारा सॉल्यूशन हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। तो इसे आप याद रख लो, है ना। तो इस तरह से आप इसे याद रख लोगे, तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब पहला केस है यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन में कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, तो आपका ये हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमने लिया हुआ है कि टू लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। देखिए लाइन का इक्वेशन यही होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0। दो इक्वेशन हमारे पास होता है, इसलिए दो हमारे पास कांस्टेंट का सिर्फ वैल्यू अलग अलग है, बाकी सब फॉर्म एक ही होता है ना। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट सॉरी ये बराबर है बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखो ये वाला केस है हमारा, सेकंड वाला केस है। इस केस में क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन कब होता है, जब लाइंस पैरेलल होते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बहुत आसान। थर्ड नंबर क्वेश्चन, टू लाइन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। देखो वही सेम इक्वेशन है। जब इस केस में क्या होगा, तीनों का रेशियो बराबर है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, तो ये क्या हो जाएगा, देन ग्राफिकली लाइंस कैसा हो जाएगा, तो लाइन आपका क्या हो जाएगा, जब अगर सारा बराबर हो जाएगा मतलब क्या रहेगा भाई, कोइंसिडेंट लाइन रहेगा, है ना, कोइंसाइड करेगा एक दूसरे में। और अगर कोइंसाइड करेगा तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो आपके पास यहाँ पे लाइंस का कैरेक्टरिस्टिक पूछा था, तो आपका कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना एंड इतना इज, ठीक है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये दोनों दिया हुआ है, तो बोला गया ये किस प्रकार का इक्वेशन है, इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, या फिर डिपेंडेंट कंसिस्टेंट और नन ऑफ दिस। देखिए आपको मैं बता देता हूँ कि ये तीनों आखिर टर्म क्या है, इनकंसिस्टेंट क्या है, कंसिस्टेंट क्या है, और डिपेंडेंट कंसिस्टेंट क्या है, ठीक है, इसके बारे में बताता हूँ। देखो वैसी लाइन जिनका सॉल्यूशन मिले, जिनका सॉल्यूशन आपको मिले, उसको हम कहते हैं कॉन्सिडेंट, ये कंसिस्टेंट,
ऐसे लाइन को हम कहते हैं कंसिस्टेंट, जिसका सॉल्यूशन मिले। और जिसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब नो सॉल्यूशन एक ही केस में मिलता है, कब? जब लाइन पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो पैरेलल लाइन अगर रहा आपके पास तो नो सॉल्यूशन होगा, और नो सॉल्यूशन अगर हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट कहेंगे। अब डिपेंडेंट कंसिस्टेंट क्या होता है? कंसिस्टेंट का पार्ट होता है डिपेंडेंट, मतलब वैसा दो लाइंस जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता था, कोइंसाइड करता था। ठीक है, उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। अगर ऑप्शन में डिपेंडेंट कंसिस्टेंट ना रहे तो आप कंसिस्टेंट में आप उसको कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंट का ही पार्ट है डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ठीक है, तो आपको मेन चीज ये दोनों जानना था, इनकंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट। तो ये चेक करते हैं इसको। तो हमारे पास A1 क्या है भाई? A1 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। A1 हमारे पास 2 है, B1 हमारे पास 3 है, और C1 हमारे पास, ये 5 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। हालांकि अगर आप पॉजिटिव 5 अगर लेके चलते हो तो इधर भी राइट साइड में तो लेके चल सकते हैं, 5 और 10 लेके चल सकते हैं, वैसे भी माइनस माइनस कट जाना है। ठीक है, तो A2 हमारे पास क्या है? A2 हमारे पास 4 है, B2 हमारे पास 6 है, और C2 हमारे पास क्या है? 10 इधर आ जाएगा तो -10 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ चेक करते हैं, अगर इसको मैं फाइंड करता हूँ, इसका रेशियो फाइंड करता हूँ। देखो A1/A2 अगर हम फाइंड करते हैं तो क्या हो जाता है हमारे पास? A1/A2 हमारे पास हो जाएगा 2/4, मतलब 1/2। ये हो जाएगा हमारे पास। B1/B2 हमारे पास हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 3/6, इसको भी काटेंगे अगर हमारे पास 1/2 आएगा, है ना। और अगर C1/C2 भी अगर हम फाइंड करते हैं तो माइनस डिवाइडेड बाय -10, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/2। ये भी 1/2 आ गया। देखो तीनों बराबर आ गया, तीनों बराबर आ गए, मतलब क्या हो गया? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और ये कौन सा केस था? इसमें इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन होता है, मैंने वो कंसिस्टेंट होगा। और कंसिस्टेंट होने के साथ साथ क्या है? डिपेंडेंट है। देखो डिपेंडेंट हमारे इक्वेशन कहलाता है, अगर एक दूसरे पे ओवरलैप होता है उसको डिपेंडेंट इक्वेशंस कहते हैं। तो इसको हम डिपेंडेंट कंसिस्टेंट कहेंगे। अगर आपका डिपेंडेंट कंसिस्टेंट ना होता तो आप कंसिस्टेंट को कंसीडर करते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट आपका दिया हुआ ऑप्शन में, इसलिए आप इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट। The pair of equations x is equal to a and y equal to b graphically represented lines which are, देखो अब क्या है? बोला जा रहा है कि x बराबर a है और y बराबर b। ठीक है, इसको ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो कहाँ इंटरसेक्ट करेगा? ठीक है, ग्राफ समझिए, ग्राफ समझिए आप। ग्राफ इस प्रकार से हुआ करता है ना। ये आपका x एक्सिस हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस हो गया, और ये आपका y एक्सिस हो गया। ठीक है, ये x डैश y और y डैश। इधर आप जानते हैं कि इधर पॉजिटिव वैल्यू होता है और इधर नेगेटिव वैल्यू। इधर ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू हो गया 1 2, है ना। ये -1 -2। इसी प्रकार इधर से पॉजिटिव होता है हमारे पास, और इधर हमारे पास नेगेटिव होता है -1 -2। लेकिन यहाँ पे हमारा नेगेटिव पॉजिटिव का झंझट ही नहीं है। यहाँ पे आपको ए और बी दिया है, x बराबर a दिया है, कहीं भी हो सकता है। मान लेते हैं x बराबर a, कहाँ? मान लेते हैं यहाँ पे a रहा होगा, इधर भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मान लेते हैं x बराबर ये हमारा ये हमारा a था। तो x बराबर a का जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। ठीक है, x बराबर a मतलब x में a रखिए, आप इसको इस तरह ग्राफ बना दीजिए। y का किसी भी वैल्यू के लिए x बराबर a आएगा। अब y बराबर b, तो y कहीं भी रहा होगा, मान लेते हैं यहाँ पे रहा होगा b। ठीक है, अब नीचे भी ले लो, कोई इशू नहीं। तो यहाँ से b का ग्राफ जो बनेगा वैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अब ये कहाँ मिला? तो ये जो मिलेगा तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं? पहले x एक्सिस का डिस्टेंस लिखते हैं, फिर y एक्सिस का लिखते हैं। तो x एक्सिस में हम देख रहे हैं हमारे पास a है, और y एक्सिस में हम देख रहे हैं कि ये b है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ए बी। तो कहाँ इंटरसेक्ट करेगा भाई? तो इंटरसेक्टिंग एट ए बी, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अब इसे ध्यान से देखिए, फिर से बता देता हूँ। मैंने एक्स एक्सिस पे ए मान लिया और वाई एक्सिस पे बी मान लिया। इसको जब हमने लाइन को देखा तो ए बी पे इंटरसेक्ट कर रहा था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, for what value of k the pair of linear equations this equation and this equation has unique solution। अब देखिए यूनिक सॉल्यूशन होता है तो क्राइटेरिया क्या है? यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए हमारे पास होता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, इसमें आप वैल्यू बैठाइए और सॉल्व कर दीजिए। इसमें c1/c2 का कोई झंझट नहीं है, क्योंकि उसके बारे में हम नहीं जानते, वो बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए। तो a1 के प्लेस पे क्या है भाई? 2 है। a2 के प्लेस पे क्या है हमारे पास? k है, नॉट इक्वल टू b1 के प्लेस पे हमारे पास 3 है, और b2 के प्लेस पे क्या है? 4 है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इधर जाएगा, 8 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, नॉट इक्वल टू ये k उधर चला जाएगा तो 3k हो जाएगा। अब k अगर 3 को मैं इधर कांस्टेंट इधर ले आऊँ तो 8/3 इज नॉट इक्वल टू k, मतलब k जो है 8/3 नहीं होगा। 8/3 को छोड़ करके बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? बी।
ठीक है। ये k जो है 8/3 के बराबर नहीं होगा, बाकी इस वैल्यू को छोड़ करके किसी के भी बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ a, सॉरी नॉट a, द वैल्यू ऑफ a है ना, द वैल्यू ऑफ a फॉर, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया, यहाँ पे लिखना चाहिए द वैल्यू ऑफ a फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, देन फॉर मेनी सॉल्यूशन we must have a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, है ना। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होने के लिए ये चीज आपका बराबर होना चाहिए, लाइन ओवरलैप होना चाहिए, लाइन कॉन्सिडेंट होंगे, तभी आपका होगा ये चीज, है ना। तो इसको क्या करना है, हमें वैल्यू बैठाइए। सो a1 हमारे पास a हो जाएगा एंड a2 -12 इज इक्वल टू b1 हमारे पास -3 होगा, है ना, और ये यहाँ पे फिर a हो गया, और c1 हमारे पास, देखो अगर इधर लाएंगे तो -1 होगा, इसको इधर लाएंगे तो -2 होगा, दोनों इक्वल टू वो साइड है, इधर लाते तो नेगेटिव आता, नेगेटिव नेगेटिव कट जाता, मतलब आपके पास जो आना है वो आपके पास आएगा 1/2। अब देखो इसको लेके पार्ट पार्ट लेके सॉल्व कर दो। ठीक है, चलिए इसको लेके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या दोनों को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, या इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगर इसको ले लूँ, ये और ये अगर ले लेता हूँ मैं, है ना, तो हमारे पास देखो, चलो इधर से पहले ले लेता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, इधर से ये चला जाएगा तो 36 आ जाएगा। तो ए का वैल्यू जो हमारे पास निकलेगा वो हमने यहाँ पे देख रहे हैं +/6 निकल रहा है। ठीक है, यहाँ से ये चीज आ गया। अगर ये दोनों को अगर हम लेते हैं, है ना, यहाँ पे ए दोनों को अगर हम लेते हैं तो ए बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। ऐसे मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको ऐसे किया। ठीक है, तो -6 आ गया। अब ठीक है, ये चीज हो गया। अगर मैं इधर इसको और इसको लेकर अगर सॉल्व करता हूँ तो देखो क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा यहाँ पर, और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो -12 आ जाएगा। यहाँ से भी हमारे पास क्या आ रहा है, a बराबर -6। देखो अब तीनों में देखो कॉमन क्या जा रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि +/6 दो चीजें हो सकती है, यहाँ बोल रहा है कि -6 हो गया, यहाँ हो रहा है -6 हो रहा है, तो तीनों में कॉमन क्या है, -6 है, उलझन की बात ही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा -6, अब +6 नहीं लोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर हो जाएगा -6। ठीक है, तो इसलिए आप कम से कम 2 को सॉल्व करके देखोगे, रिलेट करोगे, जहाँ पे उलझन वाली बात नहीं आएगी उसको आप सेलेक्ट करोगे। जैसे -6 यहाँ पे दोनों बता रहा है कि ये दोनों हमारे लिए ठीक है भैया, हम दोनों के साथ हैं। ये बता रहा है कि नहीं हम सिर्फ माइनस के साथ हैं, ये भी बोल रहा है हम सिर्फ माइनस के साथ हैं। तो ये तीनों में कॉमन क्या है, माइनस का कॉमन है, तो माइनस का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। फिर बोला k किस वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं कि a1 हमारे पास 7 आया, ठीक है, और a2 हमारे पास 9 आया, इज नॉट इक्वल टू b1 में 8 आया, और यहाँ पे -4 आया। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारे पास 7, 8, 9 और 4, ये जो हमारे पास देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे के ये पूछा गया है कि के का वैल्यू फाइंड करिए। तो के का जो हमारा प्लेस है वो सी के प्लेस पे है, तो सी को तो हम जानते नहीं है सी क्या होगा, है ना। तो सी का यहाँ पे क्या है कि देखो, सी इसके लिए, मैं इस केस के लिए बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे हमें ये चीज पता है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, इससे हमारा के का कोई रिलेशन नहीं आया, के हमको यहाँ इस पूरे में मिला ही नहीं, तो के का हम यहाँ से जज नहीं कर सकते, है ना। तो के कहाँ है, सी के प्लेस पे, और हमने बोला था इस यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए सिर्फ ये क्राइटेरिया चाहिए, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। c1 c2 से हमें कोई झंझट ही नहीं है, c1 c2 कुछ भी रहे। ठीक है, c1 c2 कुछ भी रहे, हमारा यूनिक सॉल्यूशन में अगर ये मिल गया आपको, तो आपके पास c1/c2 कुछ भी रहे, तो के कहाँ है, सी के प्लेस पे। तो c1/c2 को के का किसी भी वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एनी वैल्यू ऑफ की, क्या हो जाएगा, एनी वैल्यू ऑफ की। सी के प्लेस पे अगर के है तो के का किसी भी वैल्यू, कुछ भी वैल्यू रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता यूनिक सॉल्यूशन को। यूनिक सॉल्यूशन को फर्क पड़ता है a1/a2 और b1/b2 से, ये दोनों का बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइए यहाँ क्या हो जाएगा, एनी वैल्यू ऑफ की। नेक्स्ट, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना इतना हैज, किस प्रकार का सॉल्यूशन है भाई, किस प्रकार का सॉल्यूशन, चेक करिए। 2/3, यहाँ आ गया -3/-2, और यहाँ आ गया 1/4। क्या ये कटेगा, ये बराबर है, यही पता चल रहा नहीं है बराबर। अगर यही बराबर नहीं है तो ये यूनिक सॉल्यूशन पता चल गया, इससे में कोई मतलब ही नहीं रहा। फिर अगर यही बराबर नहीं हुआ तो क्या हो गया, ये 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन को ही कहते हैं 1 सॉल्यूशन, मतलब एक x का वैल्यू और एक y का वैल्यू, तो आपका पास हो जाएगा 1 सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूशंस मत क्लिक कर देना, इसलिए क्योंकि x का एक वैल्यू, y का एक वैल्यू मन में आ रहा हो, दो चीज आया नहीं। वो यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन है, x का एक वैल्यू और y का एक वैल्यू। ठीक है, तो 1 सॉल्यूशन कहलाएगा वो। द पेयर ऑफ इक्वेशन y = 0 एंड y = 7 हैज,
ठीक है, देखो y बराबर 0 और y बराबर 7 दिया है। अगर y बराबर 0 दिया, ग्राफ समझिए, अगर y बराबर 0 दिया है ना बाबू, अगर y बराबर 0 दिया जाता है तो वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर आपके पास, मैं कह रहा हूँ कि अगर y बराबर 0 दिया, अगर y बराबर 0 दिया तो ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही हमारा y बराबर 0 का ग्राफ है। यही हमारा y बराबर 0 का ग्राफ है। y बराबर -7, तो -7 कहीं इधर रहा होगा, 1 2 3 4 5, -7 यहाँ रहा होगा मान लेते हैं। अब देखिए -7, तो -7 का ग्राफ जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। ठीक है, और y बराबर 0 का ग्राफ कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा, ये वाला जो बना हुआ है। तो यहाँ देखिए क्या है, ये पैरेलल है। पैरेलल कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। ठीक है, ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन, क्योंकि पैरेलल लाइन मिल रहा है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इस प्रकार का क्वेश्चन है कि वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज -5x + 7y = 2। तो सेकंड इक्वेशन क्या होगा, मैंने कहा ये क्वेश्चन कह रहा है ये डिपेंडेंट इक्वेशन कहने का मतलब ये कि इसको आप किसी से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, है ना। डिपेंडेंट इक्वेशन कहने का मतलब है कि दोनों इक्वेशन एक ही है, आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसके जैसा कौन दिख रहा है। ठीक है, इसको अगर 10 और 14 और 4 में दिख रहा है तो 10 कैसे आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, -10x + 14y = 4। ये कहीं दिख रहा है क्या, -10x दिख रहा है तो उसके साथ +14y है, तो ये भी है, लेकिन 4 इधर आएगा तो क्या है, इसके हिसाब से अगर हम देखें, अगर सब जीरो इधर लेफ्ट साइड ले आते हैं अगर हम लोग, तो हमारे पास ऐसा बन रहा है -4 = 0। तो ये तो भैया यहाँ पे -10 है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं चाहिए, हमें प्लस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें कि अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, अगर नेगेटिव अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 10x - 14y + 4 = 0। तो ये वाला कहाँ है, तो ये आपको कहाँ मिलेगा, देखो यहाँ से मिलेगा, ये आपका मिल जाएगा। ठीक है, क्यों क्यों मिल जाएगा, देखिए ये इसलिए मिल जाएगा, देखो अगर इसको हम माइनस उधर ले जाते तो भी हमारा हो जाता, लेकिन और आसान समझते हैं, ये 4 को इधर लाते ही नहीं। ये देखो यहाँ पे 4 है, माइनस कॉमन ले लीजिए आप, तो 10x - 14y = 4। ये बताओ माइनस उधर चला जाएगा अगर हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, -14y = -4। तो ये आपका डी नंबर में ऑप्शन है। आप मल्टीप्लाई करिए, कोई भी नंबर करिए, माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करिए। आप लेफ्ट राइट बाएं दाएं करके आप देखिए, जो इक्वेशन आपका सेटिस्फाई हो जाता है वो होगा, मतलब इसी के बराबर होगा वो। बस क्या है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, जब भी उसका हम रेशियो फाइंड करेंगे तो हमारा बराबर आएगा। ठीक है, तो हमें ये चीज हमने देख लिया, इसके लिए क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हाँ, तो इतना ही क्वेश्चन मैंने इसमें लिया है, और भी क्वेश्चन इसमें से सॉल्व करेंगे हम लोग, जब 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उससे भी हमारा कुछ कुछ एमसीक्यू पकड़ाएगा। ठीक है, तो सारे एमसीक्यू इसमें जो मैंने इस वीडियो में लिया वो इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझिए, इससे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए। थैंक यू सो मच।